मेरा नाम खुशी है। मैं एक ऐसी औरत थी जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरा अपने बेटे से प्यार करने का तरीका बहुत अलग था। और यही तरीका मुझे उस रास्ते पर ले गया था जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी मैं कर चुकी थी, लेकिन जब मैंने बेटे की शादी की तो सोचा कि मैं उसकी पत्नी को अपनी गुलाम बनाकर रखूंगी। मैं उसको दबाकर रखती थी। मेरा बेटा भी कुछ नहीं करता था। जब मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई तो मेरा बेटा उसके आगे पीछे घूमने लगा था। बेटे को इस तरह खो देने के डर से मैंने उसकी पत्नी का अबॉर्शन करवा दिया और बहू पर इल्ज़ाम रख दिया। बहू खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा, तो मैं भी उसकी ऐसी हरकत देखकर बहुत खुश होती थी। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कुछ महीने बाद अचानक उसका मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगी, माँ जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं फ़ौरन ही अपनी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँची तो मैं शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि ये सब तो मेरी गलतियों का ही नतीजा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलतियों का नतीजा इतना खतरनाक होगा। माँ माँ कहाँ हो आप? दरवाजे से दाखिल होते हुए मेरे बेटे ने तेज़ आवाज़ में मुझे पुकारा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जैसे खुशी के समुंदर में तैरने लगा था। माँ शब्द आज भी उसकी जुबान पर उसकी मोहब्बत के साथ मौजूद था, जैसा बचपन में हुआ करता था। ये वही आवाज़ थी जो परसों पहले मेरे दिल को गुदगुदाया करती थी। आज भी मैं अपने बेटे पर घमंड करती थी। मैं ज़्यादा देर कमरे में नहीं ठहर सकी और फौरन ही लपक कर कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने गहरी नज़र से अपनी बहू को देखा था। मैं उसे जताना चाहती थी कि मेरा बेटा आज भी मुझे ही पुकारता है। चाहे उस जैसी मैं 10 भी ले आती, तब भी मेरे बेटे की नज़र में जो अपनी माँ की अहमियत थी वो कभी किसी की नज़र में नहीं हो सकती थी, और ना ही मैं किसी और की होने दे सकती थी। मैंने अपने बेटे को प्यार से देखकर कहा, बेटा आ गए तुम। तो वो मेरा आशीर्वाद लेने के लिए फ़ौरन मेरे सामने झुक गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई थी। मैंने कहा, बेटा बहुत तेज़ की भूख लगी है तुम्हें, बहुत देर हो गई। मैंने जब अपने बेटे के हाथ में सामान देखा तो उससे पूछा। वो फिक्र करते हुए कहने लगा, माँ आप खाना खा लेती अगर हमें देर हो गई थी तो। मैंने कहा, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बताओ तुम्हें देर किस वजह से हो गई। मैं दोबारा अपने मतलब की बात पर आई थी। मेरा बेटा कहने लगा, बस माँ मैं मार्केट से सामान लेने के लिए रुक गया था। वो थोड़ा शर्मा कर बोला तो मैं कुछ हैरान रह गई थी। उसने कहा, ये देखिए मैं अर्पिता और बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले आया हूँ। तो बैग से निकालकर शॉपिंग का सामान मुझे दिखाने लगा तो मैं शॉक्ड रह गई। मुझे तो लगा कि वो मेरे लिए कुछ न कुछ लाया है। आजकल में उसे सैलरी मिलने वाली थी और वो हमेशा अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ मेरे लिए ले आता था। मगर ये अब सब तो उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे का सामान था। मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू पाते हुए उसकी चीज़ों को शौक से देखने की एक्टिंग करती रही। उसने इतनी ढेर सारे सामान में से एक छोटा सा थैला निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने बेदिली से उसे थाम लिया। इतने में ही मेरी बहू खाने की ट्रे लेकर आ गई और कहने लगी, माँ जी खाना खा लीजिए। मेरे बेटे ने रोज़ की तरह कहा, माँ ले आप पहले खाना खा लीजिए। मैं बेदिली से खाना खाने के लिए बैठ गई थी। दिल में उठते तूफान को काबू करने की मैं कोशिश करती सोच में गुम थी। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। मैं 17 साल की थी जब ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी औलाद दी थी। मेरी ज़िंदगी किसी सपने जैसी खूबसूरत थी, जहाँ मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सास कुछ तेज़ मिजाज की थी, मगर मेरे पति हमेशा मेरे हक में खड़े रहते थे। वो हर मैटर में मेरा साथ देते थे। उनकी मौजूदगी में मैंने कभी किसी की उनकी मौजूदगी में मैंने कभी किसी बात की कोई फिक्र नहीं की थी। मेरी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका सपना हर लड़की देखती है, लेकिन खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। मेरी शादी के 90 साल में अचानक मेरे पति इस दुनिया से विदा हो गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की लाश रखी हुई थी और मेरा दिल यकीन करने को तैयार नहीं था कि मेरे पति, मेरे जीवन साथी, मेरा सहारा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे दो मासूम बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरे पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी अपने पिता के दीवाने थे। उनकी मौत ना सिर्फ मेरे दिल तोड़ गई थी, बल्कि मेरे बच्चों को भी अनाथ होने का दर्द दे गई थी।
मेरी 5 साल की बेटी तो हर समय दरवाजे को तकती रहती थी, जैसे उसको उम्मीद हो कि उसके पिता वापस आ जाएंगे। मेरे बेटे की आंखों में एक अजीब सा खालीपन रहने लगा था और मैं बेबसी से अपने बच्चों के चेहरे पर यह दर्द देखती रहती थी। ये समय मेरे लिए बहुत कठिन था, मगर मेरे माता पिता ने मेरी ढाल बनकर मेरी मदद की थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आए थे। मेरे ससुराल वाले, जिनसे अच्छी उम्मीद लगानी बेकार थी, वो वैसे ही रिश्ता रखने के काबिल नहीं थे। मेरे माता पिता ने मेरे बच्चों की हर ज़रूरत पूरी की थी और कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मेरे बच्चे किसी चीज़ के मोहताज हैं। मेरी माँ हमेशा फिक्रमंद रहती थी कि मैं इस जवानी में अकेली और विधवा का गम कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ और उनके बाद मेरा क्या होगा। इसलिए मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। वो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चे को भी अपना बच्चे समझकर प्यार दे। लेकिन अगर कोई मेरे बच्चे को रखने के लिए तैयार ना भी हो, तब भी मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं उनके पास अपने बच्चे छोड़कर दूसरी शादी कर लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि ना तो मुझे अपने पहले पति जैसा पति मिलेगा और ना ही बच्चे को उनका पिता। मैंने अपने माता पिता को साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दूंगी। मेरी माँ पिताजी ने बहुत जोर लगाया कि वो किसी तरह मुझे मना सके। वो भी क्या करते, वो मेरे माता पिता थे। जैसे मुझे अपने बच्चों की परवाह थी, वैसे ही उन्हें मेरी परवाह थी। इसलिए वो चाहते थे कि अपने जीते जी वो मुझे मेरे घर का कर दे। उनकी ख्वाहिश अपनी जगह ठीक थी। वो चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करूं, अपने लिए एक हमसफ़र चुन लूं। मुझे ऐसा इंसान मिले जो मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन दिल का फैसला अकल की बातों से बहुत अलग होता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को अपने पति की जगह दे दूं और ना ही अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर सकूं। मैंने साफ कह दिया कि आप जितना भी जोर लगा लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए वार चुकी हूँ। ना मुझे किसी का सहारा चाहिए, ना कोई दूसरा रिश्ता। मेरे माता पिता कुछ देर के लिए खामोश हो जाते थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेबसी दिखाई देती थी। मैं जानती थी कि उनका दिल अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। मेरे बच्चों के मासूम चेहरे, उनकी नन्ही बातें, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मेरी जिंदगी का मकसद बन चुके थे। मुझे पता था कि इस दुनिया की सख्तियाँ इन मासूमों के लिए आसान नहीं होगी। एक माँ के सिवा उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। मेरी ना हाँ में ना बदली। उनके जोर लगाने का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत थी, उनके सामने सारी बातें बेमतलब रखती थी। मैं किसी कीमत पर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का कैसा हाल हो सकता था। माँ की तरह माँ का प्यार उन्हें कोई नहीं दे सकता था, चाहे उनके सगे नाना और नानी ही क्यों न हो। मैं कभी दूसरी शादी के लिए नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद माँ पिताजी ने भी हार मान ली थी। वो जान गए थे कि मेरे दिल की बात को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनके चेहरे पर वही फिक्र बाकी रही कि उनकी बेटी अकेले जिंदगी कैसे गुजारेगी। मेरा एक ही भाई था जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से कामयाब हो गया था और जल्द ही अपना खर्च खुद उठाने लगा। हाँ, पिताजी ने जल्द ही उसकी शादी भी करवा दी थी और उसे अलग कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल को भाई के अपने बच्चे हो और वो अपने बच्चों को प्यार करे तो मेरे बच्चे सब देखकर पिता की कमी महसूस करें। ना ही वो ये चाहते थे कि कल को उनकी पत्नी मेरे बच्चों के बारे में बुरा सोचे या उसको मेरे बच्चे बोझ लगने लगे। इसलिए उन्होंने पहले ही बेहतर फैसला कर दिया था। माँ पिताजी ने मेरे लिए अपनी सारी मोहब्बत नछावर कर दी थी। उन्होंने वो घर भी मेरे नाम कर दिया था जिसमें हम रहते थे और भाई को अपनी जिंदगी के समय ही उनका हिस्सा दे दिया था। बाकी जायदाद भी मेरे नाम कर दी थी ताकि उनके बाद मुझे किसी तरह की फाइनेंशियल तंगी का सामना ना हो। वो चाहते थे कि मेरे बच्चों की जिंदगी खुशहाल गुजरे और मेरे लिए किसी चीज़ की कमी ना हो। माँ पिताजी की मौत के बाद सपोर्ट और कुछ सहारा मिलता था, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उनका रुपया पैसा मेरे लिए बहुत काम आया था। तब तक मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि उन्होंने खुद को मेरी ढाल बना लिया। मेरे बच्चों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैंने उनकी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा और उनके पिता की मौत के बाद मैंने उनके लिए सब कुछ बनने की कोशिश की थी।
मेरी कुर्बानियों ने अपना असर दिखा दिया था। मेरे बच्चे मेरा बहुत कहना मानते थे और मुझसे मोहब्बत करने वाले निकले थे। मेरा बड़ा बेटा स्पेशली बहुत समझदार था। वो हर लम्हे मेरी कुर्बानियों को समझता था और मेरी कदर करता था। उसे ये भी पता था कि मैंने उनके लिए दूसरी शादी ना करने का फैसला किया और सारी ज़िंदगी अकेलेपन में गुजार दी थी। वो मुझे इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरे दिल का सुकून और खुशी उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी। मेरे बच्चों की कामयाबी देखकर हमारे रिश्तेदार भी तारीफ किया करते थे। वो ना सिर्फ अपनी पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि बिहेवियर के भी बहुत अच्छे थे। मैंने उनकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ की थी और करेक्टर में भी मेरे बच्चे सबसे अच्छे थे। वो हर किसी से तमीज़ के साथ पेश आते थे, बड़ों की इज्जत करना अच्छे से जानते थे, तो वो कभी बदतमीज़ी के करीब भी नहीं गए थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही था कि मेरी कुर्बानियाँ वेस्ट नहीं गई। मेरे बच्चों की मोहब्बत और उनकी कामयाब जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम बन गई थी। ये सब मेरे माता पिता की प्रार्थना और मेरी परवरिश का फल था और मैं अपने बच्चों को देखकर दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी। मेरा भाई मुझसे कुछ नाराज सा था क्योंकि उसे लगता था कि माँ पिताजी ने मुझे उससे ज़्यादा रुपया पैसा दिया था और ये सच था कि माँ पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरी फाइनेंशियल मदद भी भाई से ज़्यादा की। उसको लगता था कि माँ पिताजी ने उसका और उसके बच्चों का हक मार लिया था। माँ पिताजी ने सब अपनी मर्जी और खुशी से किया था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैंने तो पिताजी से कभी नहीं कहा था कि वो सब कुछ मेरे नाम कर दे। वो अपनी मर्जी से ये फैसला करके गए थे। ये उनका अपना रुपया पैसा था, उनकी मर्जी, वो जिसको चाहे दे सकते थे। और दूसरी तरफ भाई को अपना दिल बड़ा रखते हुए सोचना चाहिए था कि मैं एक विधवा थी और मेरा अब कोई सहारा नहीं था। वो खुद तो अच्छी पोस्ट पर था, अच्छे पैसे कमा रहा था, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। वाह, पिताजी ने बिल्कुल ठीक सोचा था। उनके मरने के बाद भला कौन मेरा सहारा बनता। मैं पाई पाई के लिए भी भाई की मोहताज होकर रह जाती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और मेरे माता पिता भी ऐसा नहीं चाहते थे। भाई की नाराज़गी की मुझे परवाह नहीं थी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मेरा बेटा नवीन पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहा। हर साल उसके अच्छे नंबर आते थे और इसी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी भी जल्द मिल गई। खानदान के बाकी लड़कों के मुकाबले में वो बहुत बेहतर था। मेरे भाई का बेटा बड़ी मुश्किलों से पास होता था, जबकि मेरे बेटे के शानदार नंबर मेरे लिए गर्व की तरह थे। मैं सबको बड़े गर्व के साथ उसकी मेहनत और कामयाबी के बारे में सुनाया करती थी। वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था और जब उसे अच्छी नौकरी मिली तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की शादी कर दूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि पहले अपनी बेटी दृष्टि का घर बसाऊं, उसके बाद नवीन के लिए लड़की तलाश करूंगी। यही सोचकर मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरी बेटी दृष्टि इंटेलिजेंट और बेहद खूबसूरत थी। उसके लिए भला अच्छे रिश्तों की क्या कमी हो सकती थी। लेकिन मैं किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में थी जहां वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके और हमेशा सुकून में रहे। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर गुजारी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। मेरी बेटी ने पिता के बिना जिंदगी गुजारी थी। मैंने हर तरह से कोशिश की कि मेरे बच्चों को किसी कमी का एहसास न हो, लेकिन पिता की जगह कोई नहीं ले सकता था। दृष्टि शुरू से ही बहुत छोटे दिल की थी। वो ज्यादा अपने आप में मगन रहती थी। मुझे अंदाजा था कि वो अपने पिता की कमी शिद्दत से महसूस करती थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां उसे खुशियां और सुकून मिल सके। मैं ऐसे लड़के की तलाश में थी जो इकलौता हो और अपनी पत्नी को भरपूर खुशी दे सके। लेकिन ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। फिर भी किस्मत से मुझे एक अच्छा लड़का मिल ही गया। मुकुल ना सिर्फ पढ़ा लिखा था, बल्कि शक्ल सूरत का भी अच्छा था। दरअसल मुकुल और दृष्टि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मुकुल ने वहाँ दृष्टि को पसंद कर लिया था। उसने दृष्टि से कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया और सीधा अपनी माँ के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। ये जानकर मैं हैरान रह गई कि मुकुल दृष्टि के साथ कॉलेज में पढ़ता रहा था। दृष्टि भी हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा, माँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि वो मुझे पसंद करता है। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर आपको ये रिश्ता ठीक लगे तो आप इसे एक्सेप्ट करें, वरना इनकार कर दें। दृष्टि की इस बात पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था कि वो खुदगर्ज नहीं थी और अपनी पसंद नापसंद
उसने मेरे फैसले पर छोड़ दी थी। मुकुल की मोहब्बत एक तरफा थी, लेकिन सच्ची थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। मैंने अपने बेटे नवीन से इस बारे में बातचीत की और फिलहाल मुकुल के घर वालों को रिश्ता एक्सेप्ट करने की खबर पहुंचा दी और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लग गई। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का तो कर दिया था, मगर ये ख्याल मुझे भी बेचैन कर देता था कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं अपने दिल को समझाती कि बेटियों को तो विदा होकर जाना ही पड़ता है, बस ऊपर वाला उसे खुश रखे। मेरा दिल हर पल उसके लिए परेशान होता था कि वो खुश रहे। मैं शादी की तैयारियों में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी रहे। हमारे मोहल्ले में एक ही औरत रहती थी जिनको मैं अपनी मदद के लिए बुला लिया करती थी। रुचि भाभी ने सारी जिंदगी विधवा बनकर गुजार दी थी। वो बहुत गरीब थी। कोई भी उनसे घर में काम में मदद लेता और उनको पैसे दे दिया करता था। मैंने भी घर के कामकाज के लिए उन्हें बुला लिया था। एक दिन वो अपने साथ अपनी भांजी को ले आई थी, जो बहुत ही काली और बदसूरत शक्ल की थी। मैंने बड़े ध्यान से उसको देखा, जो खामोशी से तेज तेज हाथ चलाती काम में बिजी थी। मैंने रुचि भाभी से कहा, भाभी, तुम्हारी भांजी बोलती नहीं है क्या? उन्होंने कहा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये बेचारी छोटी बच्ची थी जब इसकी माँ इसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली और ये बेचारी अकेली हो गई। तब से ही मेरे साथ ही रह रही है। रुचि भाभी की बात सुनकर मुझे उस पर तरस आया था। वो किस तरह बदनसीब थी, लेकिन उसकी बदनसीबी दूर की जा सकती थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मैं इसे अपने घर की बहू बना लूंगी तो वो कभी मेरे सामने सर नहीं उठाएगी और मेरा बेटा कभी मुझसे दूर नहीं होगा। जब से मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था और उसके होने वाले पति को मैंने जो भी बात कही थी, उसने खामोशी से मान ली थी और अपनी माँ को भी मना लिया था। इस बात की जगह मुझे एक तरफ खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ बेचैनी भी थी। बेचैनी इस बात की थी कि कल को जब मेरे बेटे नवीन का रिश्ता तय होगा और वो अपनी सास की बात इस तरह से मानेगा तो मुझसे बर्दाश्त न होगा। मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आकर उस पर हक जताए या कल को उसकी पत्नी आकर उस पर हक जताए, उसे मेरे खिलाफ कर दे और खुद इस घर पर राज करे, मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करे। मैंने रुचि भाभी से इस बारे में बात की तो उनकी आंखें हैरानी से फट गई थी। उन्होंने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने अपने इतने खूबसूरत और पढ़े लिखे बेटे के लिए मेरी काली और बदसूरत सी भांजी को पसंद किया। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आजकल लोग बेटों की शादियों में सौदेबाजी करते हैं। रुचि भाभी तो मेरी इतनी तारीफें कर रही थी, उनको तो यही लग रहा था कि मैंने उनकी भांजी को एक्सेप्ट करके उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। ये सिर्फ मैं ही जानती थी। बदसूरत सी शक्ल और बेहद काला सा रंग रखने वाली वो लड़की मेरे बेटे के दिल में कितनी जगह बना सकेगी, इसका अंदाज़ा मुझे अच्छे से था। नवीन को भी मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने अपने बेटे से कहा, तुम्हें पता ही है बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी की सादगी से गुजारी है। बच्चों की शादी मेरी ज़िंदगी की एकलौती खुशी है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिंपल और मामूली सी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊँ, जो घर को जोड़कर और घर का अच्छे से ख्याल रखे। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो शक्ल से हारती हुई होती हैं, वो घर को जोड़कर रखती हैं और अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती हैं। बेटा, अगर तुम्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज़ हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फैसले का हक तुम्हारे हाथ में है। मेरा बेटा कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो आप माँ? वो फौरन उठकर मेरे करीब चला आया और कहने लगा, माँ, इस चीज़ का हक भी आप ही के पास है। वो मेरे हाथ को अपने हाथ में थामकर चूमने लगा और कहने लगा, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अपने बेटे से इस तरह की उम्मीद थी। इरादा तो मेरा यही था कि मैं दृष्टि की शादी पहले करूंगी, मगर अभी दृष्टि की शादी में कुछ समय बाकी था कि अचानक रुचि भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके बाद उस लड़की को संभालने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे अपने बेटे से उसकी शादी करके उसे घर ले आना पड़ा। मैंने पहले दिन से ही अपनी बहू बिंदिया पर अपना रोब रखा था। पहले दिन से ही मैंने उसे अपने घर में रहने के उसूल अच्छी तरह से समझा दिए थे, जिसमें सबसे पहले मेरा हुक्म मानना था। मैं उसके अपने बेटे के करीब ज़्यादा भटकने नहीं देती थी और ज़्यादा उसके घर के कामों में बिजी रखती थी। नवीन की शादी तो मैं बहुत सिंपल तरीके से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही मैंने अपनी बेटी को भी विदा कर दिया था, लेकिन उसकी शादी खूब धूमधाम से की थी। दृष्टि की सास मुझे कुछ कड़क बिहेवियर की लगी थी।
मगर मैं जानती थी कि उसका पति उस पर जान छिड़कता है, इसीलिए मेरा दिल बेफिक्र था। मैं अपनी बहू को दबाकर रखती थी और उसके लिए मुझे ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते थे। वो खुद भी दबी सहमी सी रहती थी, मेरी मर्जी पर चलती थी। नवीन अब मुझे पहले की तरह अहमियत देता और अपनी पत्नी के साथ उतना ही वक्त गुजारता जितना मैं चाहती थी। मैं बड़े आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि इस खबर ने मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया। नवीन पिता बनने वाला था। उसने खुद ही मुझे ये खुशखबरी दी थी। मैं भी बहुत खुश हो गई थी, मगर जब नवीन को अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते हुए देखा और उसका ख्याल रखते हुए देखा, तो मेरा दिल बुझकर रह गया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी अपने पति की लाडली बन जाएगी। उस बदसूरत लड़की ने सारा गेम पलट कर रख दिया था। नवीन कभी तो उसके लिए ढेर सारे फल और खाने का सामान लेकर आता, तो कभी उसके और बच्चे के लिए शॉपिंग करके ले आता था। वो उसे लगातार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाता था। उसके ये चोचले और नखरे में ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा जब शाम के समय घर लौटा तो उसके हाथ में इतने ढेर सारे बैग देखकर मैंने उससे सवाल किया, ये इतना ढेर सारा सामान किसके लिए लेकर आए हो? मेरा बेटा कहने लगा, माँ, वो बिंदिया ने कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया था और कुछ सामान मैं खुद से बच्चे के लिए ले आया हूँ। उसने खुश होते हुए चेहरे के साथ कहा था और सामान निकालकर मुझे दिखाने लगा। इस काली कलौटी को भला इन सारे सामान की क्या ज़रूरत थी? शादी से पहले भी तो ये गरीबी में गुजारा कर रही थी, तो अब क्यों नहीं कर सकती थी? इन चीज़ों के बिना मेरा दिल जलकर राख हो गया था। सिर्फ चीज़ों का लाना तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर मैं देख रही थी कि आजकल नवीन अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा था। वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखता और खाने के समय ज़बरदस्ती उसे खाने पर मजबूर करता। मैं अपने खाने में बिजी होती थी और वो बार बार खाना उठा उठा कर अपनी पत्नी से कहता, ये लो, ये खाओ, वो खाओ, पेट भरकर खाओ। ये सब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरा दिल जलने लगता था। कल को उनका बच्चा हो गया तो ये दोनों तो मुझे एक तरफ डाल देंगे। मैंने अपनी बहू को घर के कामों में बिजी कर रखा था और उससे कहा, आखिर हमने भी बच्चे इसी तरह जन्म दिए हैं, बिस्तर पर आराम करके नहीं। ज़्यादा आराम करने की आदत बिगड़ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ उतरा करो, भागो फिरो, कुछ नहीं होता है। सब कुछ कहने की बातें हैं। मैं दिन में कई बार अपनी बहू को ये बातें सुनाया करती थी और वो खामोशी से सुन लेती थी। वो अब भी घर का काम पहले की तरह करती थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर मेरा दिल जल उठता था। मैं तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, फिर भी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसको ठीक ठाक देखकर मेरा दिल खाक हो जाता था। अब तो नौबत ये थी कि उसकी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मुझे हर हाल में इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकालना था। मुझे ऐसा कुछ करना था कि मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैंने अपने अंदर के इस कड़वाहट भरे एहसास को ख़त्म करने के लिए नए एक्सपेरिमेंट सोचे। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे बेटे की नज़र में बहू की अहमियत थोड़ी कम हो जाए। हकीकत ये थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी से मोहब्बत करने लगा था और ये मुझे अंदर तक से जला रही थी। मैंने बिंदिया से अपने बेटे के सामने कहा, कामकाज में ज़्यादा दिल मत लगाया करो और आराम भी किया करो। कहने लगी, माँ जी, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसकी ये बात मुझे और ज़्यादा चुभ गई थी। वो जितनी हुक्म बनने वाली और नर्म शब्दों की थी, उतना ही मेरा दिल उससे दूर होता जा रहा था। मुझे लगता था कि वो मेरे बेटे पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है और अब ये सब दिखावा कर रही है। अपने पति के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। मैंने बहू के खाने पीने के मामले पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मैंने एक दिन अपनी बहू से कहा, ये क्या तुम हमेशा खाने पर ध्यान दे रही हो? वज़न बढ़ गया तो परेशानी हो जाएगी। नवीन को क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। तुम्हें ही रखना चाहिए, तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए। तुम ही ज़रा अकल से काम लिया करो। बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सर झुकाकर मेरी सारी बातें सुन लेती थी। मेरे दिल का बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था और यही बात मुझे खाए जा रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, नवीन, तुम्हें अपनी पत्नी की तरफदारी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वो घर के काम में बिजी रहे तो बेहतर है। आराम और नखरे करने से ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। एक दिन मैंने अपने बेटे के कान भरने का फैसला कर लिया था। मेरे बेटे ने मेरी बात ध्यान से सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कहने लगा, माँ, आप उसकी फ़िक्र मत करो, वो सब ठीक कर रही है। अगर वो आराम भी कर रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप तो बस खुश रहा करो।
उसके ये शब्द जैसे मेरे दिल पर लग रहे थे कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहू है। वो अब मेरे सामने उसकी तारीफ किया करता था। अब मुझे कुछ भी करके अपनी बहू को बेटे से दूर करना था। मुझे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो मेरी अहमियत को बरकरार रखे और उसे उसकी औकात दिखानी होगी, जो मेरे बेटे को ये एहसास दिलाए कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए सबसे बढ़कर है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बहू के होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही रोक दूंगी। ये ख्याल मेरे दिमाग पर छा चुका था कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में पैदा हो गया तो मेरा बेटा पूरी तरह से अपनी पत्नी और बच्चे में बिजी हो जाएगा और मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। नवीन पहले मेरे लिए हर बात मानने वाला बेटा था, लेकिन अब उसकी परवरिश बदल चुकी थी। वो मेरी बात को इग्नोर कर रहा था और अपनी पत्नी को ज़्यादा समय दे रहा था। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने ठान लिया था कि मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा, चाहे वो कितना ही सख्त क्यों ना हो। मैंने अपनी बहू को बहाने से अस्पताल ले जाने का प्लान बना लिया। कहा, बिंदिया चलो आज मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी एक जानने वाली डॉक्टर है, उससे तुम्हारा चेकअप करवा लूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। जब मैंने बिंदिया से अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो हैरान रह गई थी, लेकिन कुछ न बोली क्योंकि वो मेरी हर बात को हुक्म समझकर मान लिया करती थी। वो चुपचाप मेरे साथ अस्पताल चली गई थी। मैं अपनी जानने वाली डॉक्टर के पास गई जिसके साथ मैं पहले ही सब कुछ तय कर चुकी थी। सबसे पहले डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया। जब उसे होश आया तो वो कमजोरी महसूस कर रही थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी हकीकत उसके सामने आ गई थी। वो कहने लगी, माँ जी आपने मेरे साथ ये क्या किया है। वो बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मैंने उससे कहा, चुप हो जाओ, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बच्चे पैदा करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। मेरे जीते जी इस घर में किसी और की अहमियत बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने नवीन को इस बारे में कुछ बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी जुबान बंद रखो और अपना काम करो। मैंने कड़क शब्दों में कहा तो वो डरकर खामोश हो गई थी। मैं जानती थी कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं था। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरा बेटा था और मैं किसी भी हाल में अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। घर वापस आकर मैंने अपनी बहू पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में बेबसी और दुख साफ नजर आ रहा था, लेकिन मैंने सबको नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिल में एक सुकून था कि अब मेरे बेटे का ध्यान पूरी तरह से मुझ पर ही रहेगा और कोई भी मेरे और मेरे बेटे के बीच नहीं आएगा। नवीन को जैसे इस बारे में पता चला, वो बेहद अफसोसमंद हो गया था। वो मायूस और उदास चेहरे से मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गहरी फिक्र और बेबसी छाई हुई थी और बैठकर रोने लगा। कहने लगा, माँ ये क्या हो गया है। वो मेरे सामने अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी रोने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक मजबूती लाकर कहा, बेटा ये सब तुम्हारी पत्नी की अपनी लापरवाही और जिद की वजह से हुआ है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद अभी बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है और ये सब कैसे हो गया। उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा भी मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा। मैंने कहा, तुम भी उस पर ज़्यादा दबाव मत डालो। मैं हर तरह से तुम्हारी पत्नी को समझाने की कोशिश कर ली है। अगर वो खुद ही कुछ नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला दोबारा से औलाद दे देगा। नवीन ने सर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। उसके चेहरे पर बहुत सारा दुख साफ नजर आ रहा था। मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया था। मेरे दिल में दुख उससे कहीं ज्यादा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो आगे चलकर अपनी पत्नी और बच्चों का होकर रह जाए और मेरी अहमियत कम हो जाए। इसलिए तो मैंने ये कदम उठाया था। मेरे लिए सबसे मुश्किल लेकिन ज़रूरी कदम था। नवीन को इस दुख का सामना आज करना पड़े तो बेहतर है, बजाय इसके कि कल को वो अपनी माँ को भूल जाए और किसी और को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले। लेकिन उसके चेहरे पर वो मायूसी और उदासी एक बोझ की तरह मेरे दिल पर रह गई थी। शायद मैंने अपने ईगो की खातिर अपने बेटे के दिल को ठेस पहुंचा दी थी। समय के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कदम उठाया था वो शायद गलत था। नवीन का बर्ताव दिन ब दिन बदलता जा रहा था और बहू की खामोशी भी अजीब सी लगने लगी थी। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी।
मेरे ईगो और जिद ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों के दिल तोड़ रही थी। उस दिन के बाद से नवीन का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा हो गया था। वो अब ज़्यादातर खामोश रहता था, मगर उसकी खामोशी में भी मेरे लिए इज्जत छुपी हुई थी। वो अब भी मेरी इज्जत करता था और मेरी हर बात को अहमियत देता था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी और बिहेवियर की वजह वही दुख था जो उसने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिनों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उसकी उदासी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। मेरी बहू का बर्ताव भी बदल गया था। वो अब ज़्यादातर खामोश और बोझल रहने लगी थी। वो जब कभी मेरी तरफ नज़र उठाकर देखती तो उसकी आंखों में बेबसी और शिकायत नजर आती थी, मगर वो फौरन नज़र झुका लिया करती थी। वो मुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी और मुझे उसकी ये बेबसी देखकर कोई पछतावा नहीं होता था। आखिरकार जब मैं अपने बेटे को इतना बड़ा दुख देने का फैसला कर चुकी थी, तो बहू की हालत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। मैंने हालात पर काबू पा लिया था और समय को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मैंने अपनी जगह और अहमियत को संभाल रखा। मैं अपने रूटीन में बिजी हो गई थी और यही सोचती थी कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन सच तो ये था कि नवीन की खामोशी और मेरी बहू की बेबसी एक खामोश कहानी बनकर रह गई थी, जो मेरी आत्मा को कभी कभी अंदर तक झंझोर देती थी। ये सोचकर कि मेरा फैसला ही ठीक है, मैंने इस आवाज़ को हमेशा दबाए रखा। एक दिन मुझे मेरी बेटी दृष्टि का फ़ोन आया तो मैं चौंक उठी थी। उसकी आवाज़ का भारीपन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे वो कोई गहरी परेशानी में हो। मैंने उसे कई दिनों से फ़ोन नहीं किया था। मैं अपनी ही परेशानियों में उलझी हुई थी। अपनी बहू पर कड़ी नज़र रखने में इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई थी। मैंने परेशान होकर अपनी बेटी से पूछा, क्या बात है दृष्टि? तो वो बिलख बिलख कर रोने लगी थी। माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज़ यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे जल्दी से आकर बचा लो। उसकी आवाज़ में इतनी तकलीफ थी कि मेरा दिल डर गया था। मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मेरी बेटी कितनी तकलीफ में हो सकती है। मैंने कहा, बेटा हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। वो कहने लगी, बस आप आ जाओ, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बेटी की बात सुनकर जैसे मेरे पैर कांपने लगे थे। मेरी जान से प्यारी बेटी, जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिए थे, उसका पिता जब इस दुनिया से चला गया तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था, उसे हर तकलीफ से बचाया था और आज वो रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने उससे कहा, मैं अभी आ रही हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैं फौरन ही अपने बेटे नवीन को लेकर उसके घर चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो सकता है। जब हम दृष्टि के घर पहुंचे तो जो नज़ारा मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी बेटी परेशान हाल में एक तरफ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर और आंसुओं के निशान थे। उसकी सास और पति एक तरफ खड़ा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब क्या है? मैंने गुस्से से चिल्लाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी बेटी मुझे देखते ही मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने घबराकर कहा, क्या हुआ है बेटा? मैंने उसके पति की तरफ चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ है, क्या बात है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? तो उसने सर झुका लिया। इतने में ही मेरी बेटी की सास बोल पड़ी और कहने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ है, वही हुआ है जो तुम्हारी बहू के साथ हुआ था, बस इसने ही ज्यादा शोर मचा रखा है। ऐसी भी कोई आफत नहीं टूटी। मेरी बेटी की सास बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कह रही थी। मैंने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा। उसने कहा, माँ, मेरे जुड़वा बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे रूठ गए। मेरे बच्चे खत्म हो गए। वो रोते हुए कहने लगी। तो मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर के काम करने की और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। मेरी बेटी की आवाज़ बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकली थी। उसने कहा, माँ, मेरी सास कहती है कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है और डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी बेटी सिसक कर रोने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना भयानक होगा। मेरी की गई गलती की सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। वो कहने लगी, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी सास मुझे खुश नहीं रहती क्योंकि मेरे पति ने मुझसे मोहब्बत की शादी की है। हालांकि मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं था।
मुझे अपने साथ लेकर चलो, अब तो मेरे बच्चे भी नहीं रहे। वो रोते हुए मुझे अपना सब हाल बता रही थी, जबकि मेरी जुबान तो जैसे गूंगी हो गई थी। मैंने अफसोस भरी नज़र कुर्सी पर बैठी अपनी बेटी की सास की तरफ की तो मैं हैरान रह गई थी। वो तो मैं खुद ही थी, क्योंकि उसकी सास और मुझ में कोई फर्क नहीं था। जरूर वो भी इकलौते बेटे पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं करती होगी। मैंने शर्मिंदगी से नजर फेर ली थी और अपनी बेटी को लेकर घर चली आई थी। मैं दृष्टि को अपनी बाहों में लिए बैठी थी। उसे तसल्ली देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उसका दुख बहुत गहरा था। एक तो उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए थे, और दूसरा ये कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैंने अपने ऊपर वाले से जितनी माफ़ी मांगती वो कम थी। मुझे एहसास था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और वो मेरी ही बेटी के सामने आ गई थी। काश मैं अपनी बहू के बच्चे को नुकसान न पहुंचाती, मगर मैंने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी बहुत दुख दिया था। अब जब मेरी बेटी इस दुख से गुजर रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये कितना बड़ा दुख था। आज से पहले मेरे लिए बच्चों का पैदा होने से पहले ही मर जाना मामूली सी बात थी, मगर जब से मैंने अपने बेटी के बच्चों को खोया तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली दुख नहीं था। अब वो दुख इतना गहरा महसूस हो रहा था कि बयां करना भी मुश्किल था। काश मैं ये सब पहले सोच लेती तो आज मेरी बेटी इस हाल में नहीं होती। मगर बेटी और बहू में यही तो फर्क था कि बहू का दुख मुझे कभी इतना महसूस नहीं हुआ, बल्कि सब ड्रामा लगता था। जब बेटी का दुख मैंने अच्छी तरह से महसूस किया, इतना कि मेरा दिल दुख रहा था। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मेरे पास ही मुझसे लिपट कर लेटी हुई थी। वो शुरू से बहुत ही सीरियस थी। उसने कभी अपनी परेशानियां मुझसे शेयर नहीं की थी, मगर मैं खुद ही उसके चेहरे से उसकी परेशानी समझ जाया करती थी। अब भी कितने समय से वो अपनी सास के जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, मगर बच्चों के आने की खुशी में सब कुछ बर्बाद करती रही। और फिर जब वो बच्चे भी उसके ना रहे तो उसका दुख और ज़्यादा बढ़ गया था। तभी मेरा बेटा आया और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि, ये भी तुम्हारा अपना घर है। तुम किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। तुम्हारा भाई अभी तुम्हारी हिफाजत के लिए जिंदा है। नवीन ने दृष्टि को तसल्ली दी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कितना अच्छा भाई था जो अपनी बहन के दुख में दुखी था, मगर मैंने उससे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बिना पिता के ही गुजारी, जबकि मैंने ये सोचा कि मैं भरी जवानी में ही विधवा हो गई हूँ, इसलिए सबकी हमदर्दी और प्यार मेरे लिए ही था। मेरे माता पिता ने तो मेरा बहुत साथ दिया कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। तभी तो मैं अपने बच्चों के लिए ढाल बन पाई थी। अगर मेरे माता पिता मेरा साथ न देते तो अपना पैसा मेरे लिए छोड़कर नहीं जाते तो मैं कितनी कठिन जिंदगी गुजारती। तब मुझे अपने बच्चों की मोहब्बत और 2 वक्त की रोटी पूरी करने में बहुत परेशानी होती। मैंने हमेशा अपने आप को हमदर्दी के लायक समझा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा दुख सहा और बच्चों को अपने पति के बिना पाला था। हालांकि मेरे माता पिता ने बच्चों के मामले में इससे बढ़ चढ़कर किया था। माँ ने हमेशा मेरे बच्चों की देखभाल की, जबकि मैं सारी दुनिया की हमदर्दियाँ सिर्फ इस बात पर समेटती रही कि मैंने अपने पति के बाद बच्चों को अकेले पाल लिया था और उनकी परवरिश अच्छी तरह की थी। नवीन की बात सुनकर मेरा दिल फट पड़ा था। मैंने अपने बेटे से कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, बल्कि तुम दोनों ही मुझे माफ़ कर दो। दृष्टि ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। माँ, इसमें आपका क्या कसूर है? आप बेवजह अपने दिमाग पर बोझ डाल रही हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे बोलने दो, मैं सब बताती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दरअसल मैंने ही बिंदिया का ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बिना इस घर में किसी और को अहमियत मिले। इसीलिए मैं अपनी बहू को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरी ज़ुबान से ये शब्द निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने हाथ नवीन के आगे जोड़ दिए और उससे कहा, मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है, मगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं ये पाप अपने दिल पर और नहीं रख सकती। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत कभी कम ना हो, क्योंकि मैं देख रही थी कि बच्चे की आने की खुशी में तुम बहू पर बहुत ध्यान दे रहे थे। तो मेरे बेटे ने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, माँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो, ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। उसके शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा। मैंने कहा, तुम सब जानते थे? मैंने कांपती आवाज़ में उससे पूछा, तो उसने सर हिला दिया और कहने लगा, जी माँ, आपके मना करने के बावजूद भी इतना बड़ा दुख बिंदिया अपने दिल में ना रख सकी।
उसने मुझे बताया था कि आपने उसके साथ क्या किया है, मगर मैं खामोश रहा। मैंने तो अपने आप से ये फैसला किया था कि मैं अपनी माँ को कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा, तो फिर मैं कैसे आपको कुछ कहता, इसलिए मैं खामोश था। नवीन की बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे मेरी हकीकत मालूम थी, इसके बावजूद भी मैंने उसके बिहेवियर में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। वो अब भी मुझे इज्जत देता था, हालांकि मैं इज्जत के काबिल भी नहीं थी। मैं उसकी माँ थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे उसकी औलाद को दूर कर देती। मैं तो एक नागिन साबित हुई थी, जो अपनी औलाद की औलाद को खा गई थी। जबकि मेरा बेटा कितना अच्छा था, जो अपनी औलाद के कातिल से भी अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे बेटे ने कहा, मैं क्या करता माँ, एक तरफ मेरी औलाद थी तो दूसरी तरफ मेरी माँ। मैंने यही सोचा कि मेरी माँ मेरी औलाद से बढ़कर है, इसीलिए मैंने आपसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। नवीन धीमे शब्दों में कहने लगा तो मैं दंग रह गई थी। मैंने अपने बेटे के बारे में कितना गलत सोचा था, मगर वो कितना अच्छा था। अब तो मेरी माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे मुंह से कोई शब्द न निकल सका। तभी वो कुछ बुझा बुझा सा रहता था। मैं तो यही समझती थी कि उसे अपनी औलाद का दुख था, मगर उसको यही दुख था कि उसकी संतान को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। दृष्टि भी खामोश होकर बैठी हुई थी। उसे यकीनन अपनी चहीती माँ से ऐसी उम्मीद न होगी। मैं सबकी नज़रों में गिर गई थी। मेरे बेटे ने कहा, माँ मैंने एक फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ ज़रूर दोगी। अब मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकूँगा। अगर आपकी नफ़रत एक बार फिर बढ़ गई और आपने मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं अब और इस दुख से नहीं गुजरना चाहता जिससे एक बार गुजर चुका हूँ। मैंने फैसला किया था कि मैं अपने पति के लिए अलग घर का बंदोबस्त करूँगा और उसे अलग रखूँगा। उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो आपकी इज्जत में कोई कमी आने दे, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं यहाँ भी आता रहूँगा और अपनी पत्नी के साथ भी रहूँगा। मैं आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। क्या आप मुझे परमिशन दोगी कि मैं अपनी पत्नी के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर सकूँ? वो नर्म लहजे में मुझसे बात कर रहा था तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं तो चाहती थी कि मेरी अहमियत मेरे बेटे की नज़र में कम ना हो, मगर वो तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे से सख्ती से मना कर सकूं कि घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। लेकिन मेरा सर तो खुद ब खुद हाँ में हिल गया था। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी और अपनी पत्नी की ज़िंदगी के लिए जो भी फैसला करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरे शब्द सुनकर वो बेफिक्र हो गया और कहने लगा, माँ मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। वो मेरे पैर को छूकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने अपना बेटा अपने हाथों से खो दिया था, बल्कि उसकी नज़रों में अपनी इज्जत खो चुकी थी, और शायद यही मेरे जुर्म की सज़ा थी। मेरे साथ वही हुआ था जो मैंने किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।